ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में एनडीए सरकार के 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकार की योजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनका समाज में समान दर्जा और राष्ट्र निर्माण में उनका बराबर का योगदान। बीते 9 साल के अपने कार्यकाल में एनडीए सरकार ने अपनी कई योजनाओं और कई पहल के जरिए महिलाओं से जुड़े ऐसे विषयों को गंभीरता से लिया है और इसके नतीजे में देखा गया है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें हमने सकारात्मक नतीजे को देखा है। हमारे सामने कई रिपोर्टों के जरिए ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसमें कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो पहले अंतर था उसको पाटने में मदद मिली है। वहीं दूसरी ओर बालिकाओं की बढ़ती साक्षरता दर, उनकी शिक्षा की बढ़ती दर भी एक सकारात्मक पहलू रहा है। इसी तरह से कई एंटरप्रेन्योरशिप के कार्यक्रम से उद्यम स्थापित करके लाखों करोड़ों महिलाओं ने अपने लिए आजीविका के अवसर पैदा किए हैं और बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा किए हैं। तो आज हम कार्यक्रम में बीते इन साल में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की अप्रोच रही है, जो योजनाएं जारी की गई हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कई योजनाओं के माध्यम से सरकार ने ऐसी पहल और कार्यक्रम चलाए हैं जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी साक्षरता, उनके उद्यमशीलता सुनिश्चित हुई है। सबसे पहले अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परियोजना से ही चर्चा को शुरू करें तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई सरकार की ये एक बड़ी फ्लैगशिप परियोजना साबित हुई है और इस परियोजना का एक सफल जो परिणाम है वो ये कि जहां एक तरफ हमने देखा कि समाज में जो लिंग भेद है, जो सेक्स रेशियो है, उसकी मानसिकता को पाटने में इस पहल ने काम किया, वहीं दूसरी ओर जो बालिकाओं की शिक्षा दर है उसमें वो भी बेहतर हुई है। तो इस योजना के मकसद से किस तरह से जो समाज में एक धारणा रही थी गैर बराबरी की, उसको दूर करने में मदद मिली है? देखिए, जो सबसे पहली बात है, आधुनिक समाज का जो नींव जो कहते हैं वो शिक्षा से होती है और ये जब से ये औरतों की अधिकार और औरतों को समानता, समान, सबको बराबरी का दर्जा जब विश्व भर में शुरू हुआ और भारत भी इससे पीछे नहीं हटा। ये 18 शताब्दी में शुरू हुआ था यूरोप में, ब्रिटेन में, और हमारा जो स्वाधीनता का जो आंदोलन था उसमें भी महिलाओं की जो शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा, उस पर बहुत विचार और बहुत ध्यान दिया गया था। स्वतंत्र होने के बाद भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया, पर ये जो एनडीए सरकार है मोदी जी के अंडर, इन्होंने खासकर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो काफी सारे प्रयास किया, उसमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम या स्कीम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया गया है। उससे शिक्षा केंद्रित है। ये देखा जाता है कि अगर एक गरीब परिवार में बच्चों के बीच जो अंतर पाया जाता है, खासकर जो है लड़कियों को कहा जाता है कि शिक्षा ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत प्राइमरी लेवल तक पढ़ने के बाद उनकी शिक्षा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माँ बाप को लगता है लड़कियां ये जो पराया धन का जो एक आइडिया है, शादी करके जाएंगे, शादी जो चूल्हा चौका संभालने के लिए कितनी शिक्षा चाहिए, ये सारा जो है सोच बदल रहा है, बदलना चाहिए भी। और इसी के प्रति ये पूरा स्कीम शुरुआत किया है कि लड़कियां जो है, बच्चियां जो है प्राइमरी स्कूल से बियॉन्ड जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर उनको एक स्किल दिया जा सकता है। ये सब जरूरी महसूस किया गया था, क्योंकि ये कहना जरूरी है कि एक महिला को, एक लड़की को आप पढ़ लिख के उसको बड़ा करते हो तो पूरा समाज का विकास होता है, पूरा परिवार का विकास होता है और डेफिनेटली देश का, राष्ट्र का भी निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक तौर पर जब महिलाएं सशक्त होती हैं खास तौर पे, तो वो समाज के सशक्तिकरण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। और खासतौर पर हमने गांवों में ये देखा है कि जब गांवों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं चली तो गांव की तस्वीर बदल गई। तो जैसे मुद्रा योजना को हम लें, इसके तहत महिलाओं को ऋण दिया गया जिससे कि उन्होंने अपने जो उद्यम है वो स्थापित किए गए। स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी वो योजना रही, इसमें महिलाओं ने ऋण लेकर अपने उद्यम स्थापित किए गए। इसी तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर भी देखा गया कि महिलाओं को जब सुविधाएं मिली और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं ने अपने संगठन
स्थापित किए तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा किए गांवों में और आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें कुछ उदाहरणों का मैं और यहां पर जिक्र करना चाहूंगा प्रोफेसर रामास्वामी, जैसे कि एक महिला शक्ति केंद्र की सरकार ने योजना रखी जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं को कौशल विकसित करने और उनके लिए और दूसरे तरह के अवसर पैदा करने के लिए, जैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एक जगह पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सारी योजनाएं सम्मिलित होंगी, यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच महिला शक्ति केंद्रों के जरिए की। और ये योजना कई स्तरों पर चल रही है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। और इसी तरह से एक और पहल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक छोटे छोटे उदाहरण है ई हाट महिला योजना। यानी पहले महिला बाजारों में सामान बेचने जाया करती थी, लेकिन अब वो ई हाट के जरिए ऑनलाइन अपने सामान, अपने उत्पाद जो या तो स्वयं सहायता समूह के जरिए बनाती हैं या फिर अपने व्यक्तिगत रूप से बनाती हैं, तो उनका ऑनलाइन तरीके से उनकी बिक्री कर सकती हैं, उनसे ग्राहक खरीद सकते हैं। इस तरह से जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो कैसे हम देखते हैं कि महिलाएं सशक्त होती हैं और जो आसपास का समाज है वो सशक्त होता है। शिक्षा जो है एक महिलाओं को, एक इंसान को आत्मविश्वास, एक सेल्फ वर्थ जो बोलते हैं, अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस, ये सब जगाती है। और उससे शिक्षा से एक और चीज जो हमें मिलती है, एक तो जो शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो तो है, पर उसके अलावा एक स्किल, कुछ करने की क्षमता हमें दिया जाता है। जो आर्थिक एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे थे, इससे जो है ना एक इंसान और खासकर महिलाओं के लिए बहुत सारे सुविधा लेके आती है। सबसे पहले जो महिला आर्थिक तरह से पूरी तरह स्वतंत्र है, उनको अपने आप इनको एक अधिकार मिलता है कि मैं अपने जीवन के साथ कैसे क्या करूं, किस तरह अपना चॉइस करूं, मतलब मैं क्या करना चाहती हूं, किस तरह करना चाहती हूं। और महिला जो है ये माना जाता है हर वक्त अपनी परिवार के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है, बूढ़े बुजुर्ग उनके बारे में सोचती है। दूसरा जो है आर्थिक जो एम्पावरमेंट है, उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे पास जो पैसा है हम इसको किस तरह इसमें इन्वेस्ट करें, किस में लगाएं। ये खासकर देखा जाता है कि अगर आप समानता की इंडेक्स जो बोलते हैं, अगर पुरुष और महिलाओं के भीतर कंपेयर करेंगे, ये देखा जाता है शिक्षा महिलाओं को उतना ही मिलता है जितना एक पुरुष को मिलता है। पर जब पैसे के मामले में, पैसा मतलब अपना करियर चुनना, अपने पैसे जो कमा के आती है वो कितना उनके हाथ में रहता है और किस तरह वो निवेश करना चाहती है, किस में लगाना चाहती है, यहाँ पे जाके महिला, चाहे शहरी महिला हो या ग्रामीण महिला हो, ज्यादातर महिला जो है इनमें पीछे रह जाती है। क्योंकि महिलाओं को हर वक्त लगता है कि पैसा लेके अपने पिताजी या अपने पति या अपने बेटे को हाथ में दे दे कि इसमें लगा दो, उसमें लगा दो। इस सोच से जो हट के हर महिला अपने आप जो डिसीजन लेंगी और उसको हम एम्पावर जो करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसे आपने कहा, इससे परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों स्तर पे फर्क आएगा। और अगर महिलाओं की जिंदगी में फर्क आएगा तो पूरा समाज बदलेगा, पूरा परिवार तो बदलता ही है और राष्ट्र भी उसी तरह बदलता है। देखिए, विवेकानंद जी ने यही कहा था, अगर हमें एक अच्छा समाज निर्माण करना है तो हमें ये देखना है कि वहाँ की महिलाओं की जिंदगी कैसी है, किस प्रकार की जिंदगी बिताती है, कितना उनमें प्रोग्रेस है, कितना फर्क आया है। तो ये जो सोच है, ये एनडीए जो मोदी सरकार जो है, ये इस पे अमल कर रही है मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है और समाज में, वो है महिलाओं की सुरक्षा। इसको लेकर भी व्यवस्था पूरी तरह से होनी आवश्यक है। इस दिशा में अगर हम देखें तो जैसे कुछ उदाहरण लें, वन स्टॉप सेंटर, जहां किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित महिलाएं वहां अपनी शिकायत रख सकती हैं। उनकी तत्काल सहायता के लिए 181 की हेल्पलाइन है, जिसमें वो किसी भी तरह की शिकायत के अलावा कोई भी सहायता लेना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं। तो ऐसे कदम कितने आवश्यक हैं जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और ये तय करना कि महिलाएं सुरक्षित हों, ये कितना जरूरी है। यहाँ पर जरूर अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए पहल की बात करना चाहूंगा। एक सरकार ने पहल शुरू की, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, यानी महिलाएं जो पुलिस के साथ मिलकर एक कड़ी बनेंगी, महिलाओं की सुरक्षा का बेड़ा खुद उठाएंगी। तो ये भी एक तरह के तंत्र को विकसित करना बहुत आवश्यक होता है। आप क्या कहेंगे? जहां हमने अभी शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था उसके बारे में बात करी, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो है सुरक्षा। सुरक्षा दो हिस्सों में जोड़ सकते हैं। एक तो जो पीड़ित महिला है उसको कहाँ तक इंसाफ मिलता है,
तो पुलिस की जो कार्रवाई, पुलिस कितना सुरक्षा दे पाती है, जब वो निकलती है अपने घर से कितना सुरक्षित महसूस होती है, जब वापस रात को शायद बहुत सारे महिलाओं को ये एक तरह का जरूरत भी हो सकता है कि उन्हें वापस आना पड़े, ये ना वेट करें कि मेरा पति मेरे को लेके आएंगे या मेरे फादर आएंगे या मेरे ब्रदर आएंगे, अपने आप जो वापस आ सकते हैं, कितना सुरक्षित समाज है, ये बहुत जरूरी है। तो पुलिस का एक डायमेंशन है। दूसरा है कि कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था मतलब जो अपने हक के लिए जो महिला लड़ना चाहेगी, जायदाद हो, अपना जो पैसा हो, अपने बच्चों के बारे में, अपने खुद के बारे में, अधिकार के बारे में, या जो पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाओं को लगता है कि हमें एक समानता नहीं मिलता, हमारी जो इज्जत नहीं की जाती, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें कानून व्यवस्था एक पहलू है। दूसरा जो है कोर्ट कचहरी, वो भी कैसे न्याय दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित समाज नहीं बनाएंगे, बाकी जो पहलू है वो भी अपने आप में कभी कमजोर हो सकती है। तो तीनों लेके अगर हम देखें तो महिलाओं को सचमुच एक तरह का आप कह सकते हो कि उनको एम्पावरमेंट भी मिलता है और उनको भी ये लगता है कि हाँ, हम शिक्षित हैं, हम जागरूक हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और समाज भी जो है इस अधिकार को हमसे छीन नहीं सकता। तो ये सारा बहुत जरूरी है और मुझे तो ये बात अच्छा लगता है कि सरकार जो है इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। एक और चीज मैं जो बात कहना चाहूंगी, ये जो महिलाओं की जो स्वास्थ्य को लेके, खासकर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मासिक जो होता है, उस पे जो एक तरह का फोकस दिया जाता है स्कूलों में महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य का प्रोविजन, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, आर्थिक व्यवस्था तो है और सुरक्षा है, तो महिला सशक्तिकरण जो है वो बहुत अच्छी तरह निकल पाएगी मेरे हिसाब से। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का भी उठाया और इसमें हम जैसे मातृवंदना योजना, मिशन पोषण जैसे उदाहरण ले सकते हैं जो बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। एक अंतिम पहलू फिर से मैं बराबरी पर आना चाहूंगा। कई ऐसे क्षेत्र माने जाते थे जिसमें महिलाओं को या तो निर्णय लेने के मामले में गैर बराबरी होती थी या उन क्षेत्रों में महिलाओं के प्रवेश को गैर बराबरी बरती जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जैसे कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एनडीए है, उसमें अब महिला कैडेट का जो प्रवेश है उसके अहम फैसलों को सरकार ने लिया। महिला पुलिस बलों की जो संख्या है वो एक आंकड़ा है कि 2014 के बाद उनकी संख्या अब दोगुनी हो गई है। इसी तरह से कुछ सरकारी योजनाएं देखें, चाहे वो जल जीवन मिशन हो जो उसमें घर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाया जाता है, उसमें महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है कि वो गांवों में जल व्यवस्था कैसी हो, पानी समितियां बनाई गई हैं जिसमें कि महिलाएं अपना निर्णय लेंगी, उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगी कि गांवों में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से और भी कई सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना का ही उदाहरण लें तो इसमें जो आवास का पंजीकरण है उसमें प्राथमिकता दी जा रही है कि वो घर का पंजीकरण महिलाओं के नाम पर हो। तो ऐसे जो अधिकार वाले निर्णय हैं, बराबरी के निर्णय हैं, वो कैसे महिलाओं के लिए जरूरी हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं? ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है, पहले कहा जाता था ये लड़कियों के लिए है ही नहीं, वो भ्रम जो है वो टूट रहा है। अब देखिए एक रोल मॉडल हो जाते हैं। सबने किरण बेदी का नाम तो सुना है। जब वो पुलिस ऑफिसर बनी थी तो सबको लगा वो बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। मैं एक महिला कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बच्चियां जो आती है 17 और 20 उम्र में, उनमें जो कॉन्फिडेंस देखती हूँ, उनमें कुछ करने की जो एक इच्छा, और यहाँ तक ये लगता है कि उनको कभी किसी चीज में डर नहीं लगता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये जो फर्क आया है ये बहुत अच्छा फर्क है, क्योंकि इससे जो है ना, जो हमारे महिलाओं के जो कॉन्फिडेंस है, उससे कुछ करने की एक धारणा है, ये बहुत फर्क आ जाता है। और सरकार, खासकर ये जो एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो है, इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर वक्त कहती हूँ मोदी जी का जो एक स्वतंत्रता दिवस में जो भाषण था, हम किस तरह महिलाओं को शिक्षित करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर किस तरह हम अपने बेटों को बड़ा करते हैं उससे फर्क आएगा। तो ये जो उन्होंने बात करी है, क्योंकि महिला बच्चियां सीख जाएंगी, पर बेटे जो है उनमें फर्क आना बहुत जरूरी है, तब जाके जो है ओवरऑल सुधार, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा समाज में। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, आप कार्यक्रम में जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई और आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकार की योजनाओं पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।